हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और पेज नंबर है 21। तो अब इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से सेट किया गया। तो यहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो कि गवर्नर जनरल बने थे, कब बने थे, क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर 1773 से लेकर 1785 तक का इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। was one of the many important figure who played a significant role in expansion of the company power। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया था, महत्वपूर्ण जो था रोल प्ले किया था और इम्पोर्टेंट फिगर थे, मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे ये कंपनी का, जिन्होंने कि कंपनी की पावर को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर पावर नॉट ओनली इन बंगाल। उसके समय में ये जो कंपनी है उसको सिर्फ बंगाल के अंदर ही पावर जो है उसने अपनी एक्वायर नहीं की थी, बट ऑल्सो बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास में भी जो कंपनी है उसको उसने पावर हासिल कंपनी ने कर ली थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अब जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इनको डिवाइड कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर, जिन्हें की प्रेसिडेंसीज कहा गया था। देयर आर 3 प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी मेन। कौन कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर। अब हर एक प्रेसिडेंसी पे कौन रूल करता था? गवर्नर रूल करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। अब जो सबसे बड़ा हेड होता था इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन होता था? गवर्नर जनरल सबसे बड़ा हेड होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स से इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इन्होंने बहुत से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार थे वो किए, नॉट वेली इन द स्फायर ऑफ जस्टिस, स्पेशली किस क्षेत्र के अंदर? न्याय के क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ। From 1772 a new system of justice was established। 1772 से एक नया सिस्टम जो था न्याय का उसको एस्टेब्लिश किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसके अंदर 2 कोर्ट्स थे। पहला 2 कोर्ट्स के यहाँ पर जो है वो नाम क्या बताए गए हैं? पहला तो जो कोर्ट का नाम है वो है एक क्रिमिनल कोर्ट होती थी जिसको कि फौजदारी अदालत कहते थे, और दूसरी होती थी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को क्या कहते थे? दीवानी अदालत। तो ये फौजदारी अदालत और जो दीवानी अदालत है ये 2 अदालतें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती थी। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेट हिंदू लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो मौलवीज थे और हिंदू पंडित थे, ये जो कानून होते थे इंडिया के वो यूरोपियन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनके लिए ये उनका काम समझाते थे, उनको किस प्रकार से भी काम जो है हिंदुओं के लिए करना है, क्या कानून है और किस प्रकार से जो मौलवी हैं वो समझाते थे। ठीक है। हु प्रिसाइड ओवर सिविल कोर्ट, यही काम करते थे सिविल कोर्ट्स के अंदर। और इसके बाद है द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट थी वो किसके अंडर होती थी? काजी के अंडर होती थी और मुफ्ती के अंदर होती थी, बट अंडर द सुपरविज़न ऑफ द कलेक्टर। लेकिन सुपरविज़न इन पर किसका रहता था? कलेक्टर का। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड दिया हुआ है। काजी किसको कहा गया है? यहाँ पे देखो जज। जज को पहले क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। मुफ्ती क्या है? जूरिश ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मतलब ये भी एक किस्म से जज का ही काम कर, जैसे जो काजी कह देता था उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के ही होते थे मुफ्ती। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होते थे जो भी काजी जो भी आगे कानून की बात करता था, जैसे किस प्रकार से आगे जो भी ऑर्डर होता था काजी का उसको ये आगे फॉलो करता था। नेक्स्ट पेज है हमारा। A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretation of local laws based on the different schools of धर्म शास्त्र। अब एक जो मुख्य प्रॉब्लम निकल कर के आ रही थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे जो लोकल लॉ थे। जो किस पर आधारित थे लोकल लॉ?
धर्मशास्त्र क्या थे, एक बुक थी जिसके अंदर सारे प्राचीन कानून जो थे वो लिखे गए हुए थे, तो उनका मतलब अलग तरीके से निकाल रहे थे। जितने भी हिंदू होते थे, वो ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, ये अलग अलग तरीके से ना धर्म शास्त्र के अंदर जो कानून लिखा होता था तो उनका मीनिंग अलग तरीके से बताते थे। अब क्या था भी, इस तरह से अलग अलग कानून तो फॉलो नहीं किया जा सकता था, तो अब आगे क्या किया इन लोगों ने, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, समानता लेके आने के लिए। यूनिफॉर्मिटी होता है समानता, एक समान भी कानून हर जगह समान होना चाहिए ना, तो ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आने के लिए 1775 में 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। भाई जैसे 11 पंडितों को इकट्ठा कर दिया 1775 के अंदर, और इनको क्या कहा कि जितना भी तुम्हारा हिंदू कानून है, जो लॉ है हिंदू, उसको एक जगह पर इकट्ठा करके लिखो, ठीक है। एंड बी हालैंड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, जो हिंदू कानून जो 11 पंडितों ने लिखा था ना मिलके, भाई हिंदू कानून यहाँ से है, ये कहता है, जो धर्मशास्त्र के अंदर जैसे जो लिखा हुआ था मेन मेन बातें, तो इसको NB हलहेड जो थे इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जो भी लिखा था, जो बुक कंपाइल की थी इकट्ठा, उसको इंग्लिश में, ठीक है। किसने किया था, NB हलहद ने। 1778 a code of Muslim law was also compiled for the benefit of the European judge। अब देखो उस समय जज भी होते थे, कौन होते थे, यूरोपियन जज होते थे। अब उनको समझ में नहीं आता था कि हिंदुओं का लॉ क्या है और मुस्लिम्स का लॉ क्या है। यहाँ पर जैसे हिंदुओं के लॉ को कंपाइल करवा लिया 11 पंडितों को बिठा के, ठीक है, तो 1778 के अंदर जो मुस्लिम लॉ था उसको भी इसी प्रकार से कंपाइल करवाया गया ताकि जो यूरोपियन जज हैं उनको बेनिफिट इस चीज़ का मिल सके। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था कब पास किया गया, 1773 में पास किया गया। तो अब इसके तहत क्या किया गया, इसमें क्या सिस्टम शुरू किया गया, द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, जबकि एक जो कोर्ट होती थी अपील करने की, जिसको क्या कहा है, द सदार निज़ामत अदालत कहा जाता था, इसको भी कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। अब सबसे जो बड़े जो प्रिंसिपल फिगर होती थी, जो मेन फिगर मेन किसको रखा जाता था, अहमियत किसको मिलती थी, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को मिलती थी, ठीक है। तो जैसे कलेक्टर को सबसे बड़ा माना जाता था उस समय। एज द टाइटल सजेस्टेड हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, जैसा कि टाइटल कलेक्टर, कलेक्ट करना क्या, रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करना उसका मेन काम था। और दूसरा क्या काम था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंटेन करके रखना, किसकी हेल्प से, जज की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से, और जो दरोगास थे उनकी हेल्प से भी जो कानून व्यवस्था है उसको बना के रखना, ये काम था किसका, कलेक्टर का। उस समय था, आज नहीं है, आज के दिन में कोई रेवेन्यू नहीं इकट्ठा करते कलेक्टर, ठीक है। तो द कलेक्ट्रेट, जो कलेक्ट्रेट थी, बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, अब ये मेन जो सेंटर था पावर का वो बन चुकी थी। एंड प्रोटोनाइज एंड स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। अब इससे क्या हुआ था, अचानक से बदलाव आने लग गया था। वह अथॉरिटी पहले किसी और के हाथ में होती थी, तो अब किसके हाथ में होने लग गई थी, कलेक्टर के हाथ में जो थी ना अथॉरिटी, वो पूरी आ चुकी थी, और कलेक्टोरेट के आ चुके थे, ये पावर का मेन सेंटर बन चुके थे। नेक्स्ट है आपका कंपनी आर्मी। colonial rule in the India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on his military strength। अब जो ये कॉलोनियल रूल था, इससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर नए नए आइडियाज़ तो आए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी नया सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन जो मेन पावर थी ना, एक सुधारी फॉर्म भी हुए, लेकिन जो पावर थी मेन किसके हाथ में होती थी, मिलिट्री की कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब मिलिट्री के मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत जो थी वो होती थी। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ, अब जो मुगल आर्मी थी पहले उसमें कौन होता था, कावलेरी कौन होते थे, सवार मतलब घुड़सवार जो चलाते थे, हॉर्स बैक
मतलब सोल्जर जो घोड़े पर बैठकर सवारी करते थे या लड़ाई में जाते थे, कावलेरी घुड़सवार को कहा जाता है। एंड इंटेंट्री या इन्फेंट्री। और इसके बाद कौन होते थे? पैदल, जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते थे। तो ये मेन होते थे मुगलों की सेना के अंदर। दे हैव गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी। आर्चरी होता है तीरंदाजी। इन्हें तीरंदाजी की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड यूज़ ऑफ स्वॉर्ड, और तलवारबाजी में तलवार कैसे चलानी है उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है सोल्जर्स को दी जाती थी। द कावलेरी dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry। अब जो कावलेरी होता था उसका ही दबदबा होता था मुग़ल स्टेट की आर्मी के अंदर, और ऐसे महसूस होता था कि जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूरल एरियाज़ के अंदर क्या किया जाता था? बड़ी संख्या में जो आर्म पीजेंट्स हैं उनको हथियार देकर अपनी जो है सेना में भर्ती कर लिया जाता था। एंड लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइज द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। और जो जमींदार होते थे वो मुगलों को जो पैदल सोल्जर्स होते थे वो सप्लाई करते थे। ए चेंज ऑकर्ड इन द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ? एक बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। when the Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies। अब जो मुग़ल जो स्टेट में जो राजा थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अवध से और बनारस में जो पीजेंट्स थे उनको अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग दैम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग दी जाने लगी। द मुग़ल इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड। अब इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी सेम यही मेथड जो था इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने भी अपनी आर्मी ऐसे ही भर्ती करना शुरू कर दिया आर्मी की। व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। जब उसने अपनी आर्मी की जो है भर्ती शुरू की इसी प्रकार से कि विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी। अब इसे क्या कहा जाता था? सिपाही आर्मी कहा जाता था, जिसके अंदर जो है सोल्जर्स का ही ये अर्थ है, मतलब सोल्जर ही कहा जाता है इनको भी, सिपाही। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज। जैसे जैसे लड़ाइयाँ बढ़ी तब क्या होगा? टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई लड़ाइयाँ करने की। ठीक है, कब? 1820 से टेक्नोलॉजी में चेंज आना शुरू हो गया। अब 1820 से क्या हुआ? जो कावलेरी थे, जो घुड़सवार थे, इनकी जो रिक्रूटमेंट थी, इनकी जो भर्ती की जा रही थी कंपनी के आर्मी के अंदर, उसमें कमी आनी शुरू हो गई। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो घुड़सवार थे अब उनको सेना के अंदर कम भर्ती किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, नई नई टेक्निक्स आ रही थी। ठीक है, कैसी टेक्निक्स आ रही थी वो भी अभी यहाँ बताया जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट एंड मैचलॉक्स। अब यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी अब लड़ाइयाँ होनी शुरू हो चुकी थी। कहाँ पे? बर्मा के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, इजिप्ट के अंदर, जहाँ पर कि सोल्जर्स को जो है हथियार कौन से थे उनके पास? मस्कट्स थे, और सेकंड कौन सा है? मैचलॉक। अभी मस्कट और मैचलॉक्स क्या है? देखो यहाँ पे सिंपल सा टेक्नोलॉजी चेंज की बात करें तो साइड में आपको इसका कीवर्ड दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मस्कट क्या थी? एक हैवी गन होती थी जो जिसको कौन यूज़ करते थे? जो इन्फेंट्री सोल्जर्स थे। ठीक है, मैचलॉक क्या थी? ये भी एक पहले की शुरुआती टाइम की गन होती थी जिसके अंदर पाउडर भरा जाता था। ठीक है, और इसको फिर मैच से मतलब कि इसको दागा जाता था, मतलब आग लगा के ना आगे उसको गोली वगैरह जो थी वो चलाई जाती। स्टार्टिंग में जो गन आई थी उसको मैचलॉक कहा गया है। तो अब ये टेक्निक जो आ चुकी थी तो इस तरह के हथियार अब सोल्जर्स के पास, आर्मी के पास होने शुरू हो चुके थे। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अभी जो सोल्जर्स थे कंपनी के, जो आर्मी थी, इन्होंने भी क्या थी? अपनी जो चाल लगातार बनाए रखी थी, जो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही थी उसके साथ, और जो इन्फेंट्री रेजिमेंट थी अब वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो हो चुकी थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर।
अब अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने क्या करना शुरू कर दिया था कि यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो था बनाना शुरू कर दिया था। मतलब उनके अंदर समानता लेकर आनी शुरू कर दी थी। समानता किस टाइप की, कि जैसे जात पात का थोड़ा सा इस तरह से कि समान है, सब बराबर है, इस तरह से भाई एक मिलिट्री कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, कम्युनिटी लेवल का नहीं होता ये, सोसाइटी अलग है और मिलिट्री कल्चर एक अलग है। तो इस तरह से ये शुरुआत हो चुकी थी। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब ये जो सोल्जर्स होते थे उन्हें यूरोपियन स्टाइल जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। ड्रिल एंड डिसिप्लिन उनकी, मतलब कि बार बार जो है प्रैक्टिस करवाई जाती थी, डिसिप्लिन उनको सिखाया जाता था। दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। ऐसा मतलब कि इस प्रकार से उनकी लाइफ जैसे पहले नहीं थी उसके हिसाब से अब नए तरीके से उनकी लाइफ को जो है आगे बढ़ाया जा रहा था। मतलब उनको ट्रेनिंग इस तरह से सोल्जर्स की दी जा रही थी। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम, हालांकि इससे प्रॉब्लम्स भी आई, सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब प्रोफेशनल सोल्जर बनने के लिए क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि जो कम्युनिटी फीलिंग्स थी, मतलब जात पात को लेकर, कास्ट की जो फीलिंग थी, अपनी कम्युनिटी को लेकर जो फीलिंग होती थी उसे इग्नोर किया जा रहा था। क्योंकि उस समय क्या था, इंडिया का कास्टिज़म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, छोटी छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, ये सब बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट, कि हर कोई क्या था इस तरह से अपनी कास्ट को छोड़ रहा था, उस समय छोड़ सकता था, या जो भी उसकी रिलीजियस फीलिंग थी क्या उनको वो छोड़ रहे थे उस समय। कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज सोल्जर्स, क्या सिर्फ वो अपने आप को सिर्फ एक सोल्जर ही समझ रहे थे, भी कास्ट कुछ नहीं लेना देना उनको, क्या ऐसा कुछ हो रहा था उस समय। एंड नॉट एज द मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज़, और वो अपने आप को एक कम्युनिटी का मेंबर नहीं समझते थे कि मैं उस कम्युनिटी से आऊँ, उसका मेंबर नहीं हूँ, मैं अब सिर्फ एक सोल्जर हूँ। क्या ऐसा हो रहा था उस समय। वट डिड द सिपाही फील्स, अब सिपाही जो थे वो क्या फील कर रहे थे। हाउ डिड दे रिएक्ट टू चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, वो किस प्रकार से मतलब रिएक्ट कर रहे थे जो उनकी जीवन में या जो उनकी पहचान में जो चेंजेस ये आ रहे थे। दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर, जैसा कि वो कौन है, इस तरह का भाई जो उनकी आइडेंटिटी चेंज हो रही थी उस समय सोल्जर बनने के बाद। अब जो रिवॉल्ट थी 1857 की गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही, इसमें हमें जो झलक मिलती है कि जो सिपाही थे वो क्या सोचते थे। अभी अगर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति तो उसके अंदर सारा ही जानने को मिलता है कि क्यों हुई थी। तो मेन क्या था, कास्ट का ही दिक्कत आ रहा था कि भाई अगर आपको स्टोरी पता है सबको कि क्या हुआ था उसमें, चर्बी के कारतूस जो थे वो मुंह से छीलने पड़ते थे, लाइक दिस, इस तरह से था, वो हिंदू चर्बी को मुंह में नहीं डालते थे, ठीक है। तो इस तरह की पूरी स्टोरी है वो भी पढ़ेंगे हम, आपकी इसी बुक में है, ठीक है। यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5, डिटेल में जो है हम इसकी चैप्टर 5 के अंदर पूरी की पूरी ये जो रिवॉल्ट है ना उसको पढ़ेंगे। अब कंक्लूज़न क्या निकलता है एंड में यहाँ पर। Thus, East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो चुकी थी, ट्रेडिंग कंपनी से इसने पूरा अपना साम्राज्य जो था, कॉलोनियल पावर जो थी उसको भी मतलब कि बढ़ा लिया था, एक साम्राज्य में चेंज हो चुकी थी ये। द अराइवल ऑफ द न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडिड दिस प्रोसेस। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई थी, स्टीम टेक्नोलॉजी जो आई थी 19th सेंचुरी के अंदर, इससे भी इस प्रोसेस को जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, इस प्रोसेस को हेल्प हुई इस प्रोसेस की, जो इसने अपना टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर जो था बना ईस्ट इंडिया कंपनी। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल। अब इससे पहले क्या था कि कहीं भी जाने के लिए अगर कोई जाता था तो 6 से 8 महीने ट्रैवलिंग करने लगते थे अगर समुद्री यात्रा करनी होती थी। और जो स्टीम शिप जो शुरू हो चुके थे, इन्होंने क्या किया, जर्नी का टाइम था उसको कम किया, 3 वीक का समय अब लगने लग गया था। इससे क्या हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स थे उनकी फैमिलीज थी वो इंडिया में बहुत दूर से आना उन्होंने शुरू कर दिया था। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory। 1857 तक कंपनी ने डायरेक्टली रूल कर लिया था लगभग 63% जो टेरिटरी थी।
और 78% जो इसकी पॉपुलेशन थी, इंडियन पॉपुलेशन थी इसको सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उस पर कंट्रोल कर लिया था। कंबाइंड विद द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, और अपने प्रभाव से जो बाकी की टेरिटरी थी यहाँ जो पॉपुलेशन थी उस पर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, पूरे के पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था। तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है आपका, ठीक है, इतना ही करेंगे आज हम। अगर यहाँ तक किसी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना मुझसे। थैंक यू।